हेलो। राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? कुंज बिहारी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। स्वागत है नहीं है वो तो बात की बात है, लेकिन कुंज बिहारी जीएस एकेडमी को सब चैनल देखो, लेकिन एक चैनल कुंज बिहारी जीएस एकेडमी भी देखो। ये आपका साइंस का देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ओंकोजीन संबंधित है। यह बीपीएससी 56वीं से 59वीं बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा हुआ है कि ओंकोजीन किससे संबंधित है। ये 56वीं से 59वीं बीपीएससी का मतलब क्या हुआ? जो तैयारी करते हैं से जानते हैं। यह जितनी बार बीपीएससी का एग्जाम होता है उतनी बार उसका जितने नंबर का हुआ उतना नंबर का दिया हुआ रहता है। तो वही है 56 से 59। हम अपने जीवन में पहली बार 56वीं से 59वीं बीपीएससी में हमने रिजल्ट दिया है। यहीं से मेरा रिजल्ट की शुरुआत हुई है। पहली बार एग्ज़ाम भी दिया है, पहली बार यहीं से रिजल्ट भी मेरा आना शुरू हो गया है। 56वीं से 59वीं बीपीएससी में शायद बीसी कैटेगरी में 82 पर सिलेक्शन हुई थी, मेरा 99 सही था। आज भी वेबसाइट पर दिया हुआ है। इसके बाद रिजल्ट देते गए होते गए, लेकिन फाइनल ना हुआ। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए 56वीं से 59वीं बीपीएससी एग्ज़ाम देते गए होते गया, लेकिन फाइनल नहीं हुआ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ऐसे, ओंकोजीन संबंधित है। ओंकोजीन किससे संबंधित है? तो ओंकोजीन किससे संबंधित है, यहाँ थोड़ा सा 3 को पॉइंट को आप नोट कर लेना। ऑनिरोलॉजी, ऑनिरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और ओनोलॉजी, और ओनोलॉजी। तो ऑनिरोलॉजी में स्वप्न का अध्ययन, ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन होता है ऑन्कोलॉजी, ओनोलॉजी में होता है शराब का अध्ययन, शराब का अध्ययन। ये तीनों देखने में एक ही जैसा लग रहा है। ये तीनों देखने में एक ही जैसा लग रहा है, तो थोड़ा सा अंतर में आपका आंसर अंतर हो जाएगा। ऑनिरोलॉजी स्वप्न, ऑन्कोलॉजी कैंसर और ओनोलॉजी शराब। देखो कै, कै का उच्चारण है कै, कैंसर कै का उच्चारण है, ओंको क का उच्चारण है। दिमाग में रखिए, ओंको तो कैंसर का अध्ययन, ओंको तो कैंसर, क ये तीनों में क वाला कौन है? तो ये आई तीनों में क वाला कौन है? तो ए कैंसर का अध्ययन। इतना समझ गए। और शराब का अध्ययन होता है ओनोलॉजी। शराब ओनो पोनो भाव में मिलता है, इसको ऐसे ही याद रखिएगा। ओनो पोनो भाव में शराब मिलता है। तो इसमें क है तो इसमें क है, शराब वाइन ओनो पोनो भाव में, तो ओनोलॉजी शराब का अध्ययन। एगो जो बच गया से ऑनरोलॉजी में स्वप्न का अध्ययन। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत काम देगा। अब यहाँ जो है देखिए क्या क्वेश्चन देता है सब, नेक्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि ऑन्कोजीन किससे संबंधित है। तो ऑन्कोजीन कर्क रोग से संबंधित है। कर्क रोग को ही अंग्रेजी में कैंसर कहा जाता है। कर्क रोग को अंग्रेजी में कैंसर कहा जाता है। ए हो गया टाइफाइड, ए हो गया जॉन्डिस, पॉइंट को समझ रहे हैं। इसको कहा जाता है कैंसर, कर्क रोग को कहा जाता है कैंसर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ ध्यान से जो है थोड़ा सा ध्यान से देखिए, भूगोल पढ़े हैं, कर्क रेखा पढ़े हैं, कर्क रेखा, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़े हैं ना, कर्क रेखा वही कर्क। तो यहाँ रोग है, अंग्रेजी में बोलते हैं कैंसर। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपका कैंसर हुआ इसको बोलते हैं कर्क रोग। कर्क रोग
तो सबसे पहले जानेंगे कि ये है क्या, सबसे पहले जानेंगे। इसके पहले हम लोग जाने, ध्यान से सुनिएगा, कि कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी और ऑन्कोजीन, यानी कि ऑन्कोलॉजी और ऑन्कोजीन कैंसर से संबंधित है, कर्क रोग से संबंधित है। ये जो क्वेश्चन है आपका प्रश्न देगा ऑनिरोलॉजी तो स्वप्न, ओनोलॉजी तो शराब, ब्रेन मस्तिष्क का अध्ययन तो न्यूरोलॉजी, आंख का अध्ययन तो ऑप्थोल्मोलॉजी, दांत का अध्ययन तो ओडोंटोलॉजी, हड्डी का अध्ययन तो ऑस्टियोलॉजी, तो ब्लड का अध्ययन तो हेमेटोलॉजी, लीवर का अध्ययन तो हेपेटोलॉजी, किडनी का अध्ययन तो नेफ्रोलॉजी। समझ रहे हैं बात को? थोड़ा सा दो चार को और जान जाइए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दे देता है, वृद्धावस्था का अध्ययन तो जीरेंटोलॉजी, पुराने सिक्कों का अध्ययन तो न्यूमिस्मेटिक्स न पढ़ें, सौंदर्य का अध्ययन तो कैलोलॉजी, मछली का अध्ययन एक्थोबोलॉजी, मछली पालन का अध्ययन तो पिसिकल्चर, रेशम का अध्ययन सेरिकल्चर, मधुमक्खी का अध्ययन, मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन होता है एपिकल्चर, जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी। सब सुनते जाना, रिवीजन होते जाएगा। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, नहीं सब पढ़ें, मिट्टी का अध्ययन तो पेडोलॉजी, एंटीबॉडीज का अध्ययन तो सीरोलॉजी। देखो यहाँ पर लगा देंगे सीरोलॉजी, तो एंटीबॉडीज का अध्ययन सीरोलॉजी, एंटीबॉडीज का अध्ययन सीरोलॉजी। अब दे देगा कि छिपकली, छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी, छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी, छिपकली का अध्ययन होता है। समझ रहे हैं बात को? अब यहाँ पर है कैंसर, कर्क रोग। कोशिका से हमारा शरीर जिस जिस यूनिट से बना है, शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को सेल कहते हैं, ये आप जानते हैं। अच्छा एक बात बताइए जी, ये हम बताए हैं पिछला वीडियो में, उसको आप देख लेंगे कि सेल का अध्ययन तो जान गए साइटोलॉजी। अच्छा एक बात बताइए कि सेल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो रॉबर्ट हुक। कब प्रयोग किया? तो 1665 में। अब क्वेश्चन दे देगा कि निर्जीव कोशिका की खोज कौन किया? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया, ध्यान से सुनना, लेकिन कोशिका में किसकी खोज की गई उनके द्वारा? तो निर्जीव कोशिका का। इसलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर है कि निर्जीव कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया, तो सजीव कोशिका की खोज कौन किया? प्रश्न यहाँ यह है। तो सजीव कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने किया था। समझ रहे हैं? और लीवेनहॉक ने ही बैक्टीरिया की खोज किया 1676 में। समझ रहे हैं बात को? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, जंतु विज्ञान का भी अरस्तु, जीवाणु विज्ञान का लीवेनहॉक, जो कि जीवाणु की खोज किया लीवेनहॉक। और जीवाणु शब्द का प्रयोग कौन किया? तो हेरेनबर्ग। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग कौन किया था? एल्टे, लेमार्क और ट्रेवेरेनियस। लेमार्क कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का। ट्रेवेरेनियस कहाँ का रहने वाला था? तो जर्मनी का। जैसा क्वेश्चन जैसा जवाब। तो कोशिका से मिलकर बनता है उत्तक, और उत्तक से मिलकर, उत्तक जब अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाता है, अनकंट्रोल ग्रोथ, यानी कि उत्तक में अनियंत्रित वृद्धि, उत्तक में अनियंत्रित वृद्धि जब हो जाती है, अनियंत्रित वृद्धि का मतलब जानते हैं? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जब हो जाती है उत्तक में, उसको कहा जाता है कैंसर। कहने का मतलब क्या हो गया कि उत्तक में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है तो उसको कहते हैं कैंसर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि जैसे में आपका ब्लड क्या है? तो ब्लड एक उत्तक है। हड्डी क्या है?
तो हड्डी एक ऊतक है। क्यों भाई? तो ब्लड में छोटा छोटा कण है ना, वह छोटा छोटा कण सेल हो गया, और वह एक जगह समूह है तो वो हो गया ऊतक। और वो जो ब्लड में जो समूह होता है, ब्लड में क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेटस, प्लाज्मा होता है ब्लड में। तो ब्लड में जो डब्ल्यूबीसी होता है, जो छोटा छोटा कण होता है, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। तो जो डब्ल्यूबीसी होता है, तो डब्ल्यूबीसी में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगता है। डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है, वो डब्ल्यूबीसी की संख्या में वृद्धि होने लगती है, रुकता ही नहीं है। डेट इज कॉल्ड ब्लड कैंसर, उसको ब्लड कैंसर कहा जाता है। समझ रहे हैं बात को? हमारा हड्डी है, तो हड्डी में अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगेगा। हड्डी हाथ है, ये हाथ के हड्डी अभी कुछ भी नहीं है तो सब सेम साइज है, अब हड्डी कहीं निकलना शुरू हो जाएगा। तो हड्डी छोटा छोटा कण से बना है, और वह छोटा छोटा कण से नहीं, छोटा छोटा कण के समूह से बना है, यानी कि ऊतक से बना है। तो हड्डी और ब्लड एक ऊतक है। कौन ऊतक है? तो संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। इसका मतलब क्या हुआ? हड्डी और ब्लड एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, संयोजी ऊतक हिंदिया से तो नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अंग्रेजिया से समझ में आ रहा होगा। कनेक्टिव, कनेक्टिव का मतलब कनेक्ट कर रहा है। तो ब्लड पूरे शरीर के ऑर्गन को कनेक्ट नहीं कर रहा है, सबको जोड़ कर। ब्लड रहेगा तो रहेगा कोई भी अंग, क्योंकि ऑक्सीजन का संवहन ब्लड करता है। अब हड्डी पूरा शरीर के अंग को जोड़कर नहीं रख रहा है, तो कनेक्टिव टिश्यू हो गया। तो इसमें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगता है, तो उसी को बोलते हैं कैंसर। अब यहां ध्यान से समझिए, ऑन्कोलॉजी कहलाता है, और ऊतकों में अनियंत्रित वृद्धि को कैंसर कहते हैं। अब यहां पर जो है जानिए आप कि एक होता है ब्लड कैंसर, रक्त कैंसर। नोट जरूर बनाते जाइए, समझे? एक होता है रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर। इसका दूसरा नाम है ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। और ब्लड कैंसर के लिए P32। रक्त कैंसर की जो हमें जानकारी मिलती है फास्फोरस 32 से, दिमाग में रखिएगा। और रक्त कैंसर को कहते हैं ल्यूकेमिया। तो हमारा ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बीपी, ब्लड प्लेटलेट्स होती है। तो ये जब आरबीसी और बीपी का, डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है 600:1, तो यह जो डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है, इसी में वृद्धि होने लगता है। डब्ल्यूबीसी में ही यह वृद्धि होने लगता है, रुकता ही नहीं है। रहना चाहिए 600:1 की मात्रा में रहना चाहिए। डब्ल्यूबीसी में अनियंत्रित वृद्धि होने लगता है, अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगता है, तो उसी को बोलते हैं ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया कहा जाता है। तो रक्त कैंसर की जानकारी मिलती है P32 से, और या ल्यूकेमिया का P32 से। इसको आप नोट कर लीजिएगा। सीरोलॉजी में एंटीबॉडीज, सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन होता है, इसको नोट आप कर लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, आपका प्रश्न जो है पूछता है, बहुत बारीकी से समझिएगा। और यह क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। क्या पूछते रहता है से देखिए, जैसे में ए हो गया आपका, वो तो ब्लड कैंसर था। ब्लड कैंसर किससे होता है? P32, या उससे जानकारी मिलती है P32 से ही। और जो अस्थि कैंसर होता है, हड्डी कैंसर, यह होता है स्ट्रांसियम 90 के कारण, स्ट्रांसियम 90 के कारण। अस्थि का अध्ययन पहले ही बता दिए, ऑस्टियोलॉजी। अब यहां जो है देखो, ये होता है रक्त कैंसर, रक्त कैंसर P32। अब यहां जो है देखो, ये जो आपका कैंसर है,
के उपचार के लिए, यहाँ क्वेश्चन को समझना, कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इससे गामा किरणें का उत्सर्जन होता है, गामा किरणें का इससे उत्सर्जन होता है। गामा किरणें क्या करती है कि हमारे जो डेड सेल हो जाता है, जो कोशिका जो है मृत हो जाती है, उसको वह नष्ट कर देती है। तो आपका प्रश्न जो है पूछेगा कि अस्थि कैंसर स्ट्रांसियम 90, ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया P32 कैंसर के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का। अब एक क्वेश्चन दे दे कि कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 नहीं यदि विकल्प में दे, आपको ये विकल्प में दे दे कि किस किरणें का प्रयोग करते हैं, तो गामा किरणें का। कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 और कोबाल्ट 60 यदि विकल्प में नहीं दे तो क्या आंसर होगा? तो गामा किरणें। दरोगा, बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी सब में बहुत धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछता है। अब यहां पर क्वेश्चन दे देगा कि कैंसर को उपचार के लिए कौन अक्रिय गैस का प्रयोग करते हैं? तो रेडॉन अक्रिय गैस का प्रयोग करते हैं। रेडॉन की खोज कौन किया? तो लास्ट वाला रेडॉन के बगल में क्या है? दो गो डॉन, तो डॉर्न, ऐसे याद रख लीजिएगा। जितना भी अक्रिय गैस है, सबसे भारी अक्रिय गैस कौन है? तो रेडॉन। वायुमंडल में कौन अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन। भूकंप आने से पूर्व किस अक्रिय गैस में वृद्धि होती है? तो रेडॉन। समझ रहे हैं बात को? और रेडॉन की खोज कौन किया? तो डॉर्न। अब यहां पर देखिए, एक कैंसर ट्यूमर के रूप में होता है, ट्यूमर के रूप में, गोल आकार का, कहीं ब्रेन में कहीं भी एक ट्यूमर के रूप में हो जाता है। तो ये जो ट्यूमर को पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। अब आपको प्रश्न दे देता है कि अरक्तता बीमारी, जो लोहा की कमी से बीमारी होती है, अरक्तता, उसको पता लगाने के लिए Fe59 का प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हैं ना? घेंघा को पता लगाने के लिए आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं, आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं। आ रहा है ये बात समझ में? अब हमारे शरीर में जब रक्त का थक्का हो जाता है, हमारे शरीर में, मान लिया कि आप बाइक चला रहे हैं, आप गिर गए, थक्का जम गया, या ब्रेन हेमरेज हो जाती है, तो ब्रेन में ब्लड का थक्का जम जाता है। तो जब रक्त का थक्का जब जम जाता है, या किसके कारण? तो सोडियम 24 के कारण। रक्त का थक्का जमता है सोडियम 24 के कारण नहीं, रक्त का थक्का को पता लगाया जाता है सोडियम 24 के कारण। इसको एकदम स्पष्टीकरण कर लीजिएगा। हमारे शरीर के किस अंग में जिस ब्लड का थक्का जम गया है, तो उसको जो हम लोग पता लगाते हैं, यह सोडियम 24 के कारण। तो इसको आप नोट कर लेंगे, एक दो बार इसको देख लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा आपका। रेडॉन के विषय में जान गए। अब यहां पर देखिए कोबाल्ट, यह रेलवे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाई जाती है? तो विटामिन B12। देखिए, ये नहीं कि ये बता रहे हैं तो यही, इससे संबंधित जो जो महत्वपूर्ण होता है वो आपको डील कर दे रहे हैं। यानी कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12। किस विटामिन का रंग गुलाबी होता है? तो विटामिन B12। वर्षा के जल में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से होती है? तो विटामिन B12। बच्चा के चॉकलेट में कौन सा विटामिन? तो विटामिन B12। अब विटामिन B12 नहीं रहेगा तो कोबाल्ट, ये तो पहले ही बता दिए कि कोबाल्ट पाई जाती है विटामिन B12 में। ट्यूमर को पता लगाने के लिए आर्सेनिक का प्रयोग किया जाता है। रेडॉन के बारे में बता दिए, ट्यूमर को पता लगाने के लिए आर्सेनिक का प्रयोग किया जाता है। आर्सेनिक से जब हमारे शरीर में आर्सेनिक की अधिकता हो जाती है, तो एक बीमारी होती है आर्सेनिकोलोसिस। अच्छा, एक बात बताइए, मिनीमाता बीमारी पारा के कारण, मरकरी पारा को अंग्रेजी में मरकरी बोलते हैं, उसको क्विक सिल्वर बोलते हैं। अब पारा सुचालक होती है टेम्परेचर का, तब ना थर्मामीटर में नीचे से ऊपर फूट भाग जाता है।
अब पारा का प्रयोग क्यों किया जाता है थर्मामीटर में? चिपकता नहीं है। अब प्रश्न है कि चिपकता क्यों नहीं है? क्योंकि उसका असंजक बल उसमें होता है, पारा में। असंजक बल मतलब, ससंजक बल मतलब बताए हैं पिछला वीडियो में, कमेंट करना किसको कहते हैं। एक तरफा प्यार को असंजक बल कहते हैं और दो तरफा प्रेम को ससंजक बल कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? असंजक बल मतलब जैसे में हम ये बोर्ड पर लिख रहे हैं, तो लिख रहे हैं तो चिपक रहा है, तो बोर्ड से भी तरफ से प्रेम है, इसके तरफ से प्रेम है, और दोनों तरफ से प्रेम रहता है तो ना हम लोग आ जा, एक तरफ से प्रेम रहता था, सटल चाहता है, तो वही हुआ असंजक बल, असंजक बल। यानी कि किसी पदार्थ में एक ही अणु के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं, और दो अणु के बीच में जो लगता है बल आपस में, उसको ससंजक बल कहा जाता है। तो आर्सेनिक की जब अधिकता होती है तो आर्सेनिकोलॉसिस कहते हैं बीमारी। मिनीमात्रा होती है पारा के कारण। इटाई बीमारी बताइए, कैडमियम के कारण। विल्सन बीमारी बताइए, तांबा के कारण। एक होता है बुल्लू बेबी सिंड्रोम रोग, बच्चा में होता है, नाइट्रेट की अधिकता के कारण, नाइट्रेट की अधिकता के कारण। ये सब कुछ क्वेश्चन को आप माइंड में रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा ये सब क्वेश्चन पूछता है। और अक्सर आप जानवे करते हैं कि हमारे शरीर में जब ब्लड की कमी होती है तो एनीमिया बीमारी या रक्तता या रक्तक्षीणता या रक्ताल्पता, लोहा की कमी के कारण, और यदि ब्लड की भी कमी के कारण पूछेगा तो यही बीमारी। हीमोग्लोबिन की भी कमी के कारण पूछेगा तो यही बीमारी। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु? तो लोहा। क्लोरोफिल में कौन सी धातु? तो मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? तो ब्लड रेड होती है। लेकिन कॉकरोच का रक्त जो सफेद होती है वह हीमोलिम्फ के कारण। किस जीव का रक्त नीला होती है? तो ऑक्टोपस। और ऑक्टोपस का रक्त का जो रंग जो नीला होती है वह हीमोसाइनिन के कारण। इस तरह से आप जोड़ जोड़ कर पढ़ोगे तो रिजल्ट कभी नहीं रुकेगा। एक क्वेश्चन को पकड़ो तो उसको चारों तरफ से धर के एकदम गर्दा उड़ा दो। ये न कि आज पढ़ लिए कि कॉकरोच का रक्त का रंग लाल होता, सॉरी सफेद होता है हीमोलिम्फ के कारण, और 5 वर्ष के बाद पढ़े कि ऑक्टोपस का रक्त का रंग नीला होता है हीमोसाइनिन के कारण। इसीलिए कहीं भी कोई भी संस्था में पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ो जरूर, गाइड जरूर लो। टीचर अपना 10 वर्ष का मेहनत आपको 1 घंटा में वो प्रदान कर देता है। यही चीज़ पढ़ने के लिए आपको बहुत काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। सब टीचर अपने आप में महान है, कोई कम नहीं है, सबके बताने का टेक्निक अलग अलग है, मटेरियल वही है। अब यहाँ जो है देखिए, रक्त को थक्का को पता लगाने के लिए सोडियम 24। अब आप हमको बताओ कि रक्त का थक्का से माइंड में आ गया एक प्रश्न कि रक्त का थक्का के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी होता है? तुरंत दिमाग में आ रहा है विटामिन के। आओ, कौन बार का भारी बात तो पूछता हूँ, लेकिन क्वेश्चन दे देगा कि रक्त को थक्का के लिए विटामिन नहीं देगा मेरे भाई, दे देगा कि रक्त को थक्का के लिए प्रोटीन, तब फाइब्रिनोजन। अब दे देगा कि रक्त को थक्का के लिए तत्व, तब कैल्शियम। रक्त को थक्का के लिए कौन सा धातु उत्तरदायी होते, तब क्या करवा? तो कैल्शियम। रक्त को थक्का के लिए ब्लड का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? तब प्लेटलेटस या रक्त बिंबाणु या थ्राम्बोसाइटस। ये दरोगा मेन में क्वेश्चन पूछा हुआ था। यह जो क्वेश्चन है कि रक्त को थक्का बनाने के लिए रक्त का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है, यह दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्लेटलेटस विकल्प में था प्लेटलेटस, रक्त बिंबाणु विकल्प में दिए हुए था, तो थ्राम्बोसाइटस, रक्त बिंबाणु या प्लेटलेटस। कहने का मतलब है कि जो पॉइंट को, रक्त का थक्का कौन बीमारी में नहीं होता है? तो हीमोफीलिया बीमारी में। हीमोफीलिया बीमारी क्या है? एक जेनेटिक्स बीमारी है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। फैक्टर 8 और फैक्टर 9, हीमोफीलिया 2 को होता है, हीमोफीलिया ए और बी। तो हीमोफीलिया ए होता है फैक्टर 8 की कमी के कारण, हीमोफीलिया बी होता है फैक्टर 9 की कमी के कारण।
इसकी उत्पत्ति महिलाओं से होती है। महारानी विक्टोरिया को सबसे पहले हुआ था, हेल्डेन का कहना था। मुख्य रूप से इसमें पुरुष प्रभावित होते हैं। तो कितना जानेगा, इसको क्रिसमस रोग बोलते हैं। हीमोफीलिया बीमारी को क्रिसमस रोग या शाही रोग बोलते हैं, क्योंकि शाही परिवार में सबसे पहले हुई थी। तो कितना जानिएगा, जानिए ना। इसी तरह से ये एक एक पॉइंट को जोर जोर कर हम लोग को पढ़ना है, जोर जोर कर पढ़ना है। अब यहां पर देखिए, एक आपका कर्क रोग हो गया। आंत्र जोवर, आंत्र जोवर मतलब जानते हैं क्या होता है? आंत की बुखार, आंत की फीवर टाइफाइड में होती है। टाइफाइड एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, जीवाणु से, जिसका क्या नाम है? तो टाइफोसा। टाइफाइड, प्रदूषित जल पीने से टाइफाइड हैजा। तो टाइफाइड में क्या होता है? शरीर गर्म नहीं रहेगा, आपका इंटेस्टाइन गर्म हो जाएगा, आंत। इसीलिए इसको आंत की बुखार कहते हैं। इसमें जो टेस्ट कराई जाती है बिडाल टेस्ट। एड्स में कौन टेस्ट कराई जाती है? एलिसा। टीबी में कौन सा टेस्ट कराई जाती है? तो मंटो परीक्षण। इसको दिमाग में रख लेना। टीबी में कौन सा परीक्षण कराई जाती है? तो मंटो परीक्षण। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है जी, हम लोग टाइफाइड एलिसा धर कर रटले रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन दे देता मंटो परीक्षण। तो टीबी में मंटो परीक्षण कराई जाती है। तो आंत के बुखार कहते हैं टाइफाइड को। हड्डी तोड़ बुखार किसको कहते हैं? तो डेंगू को। टाइफाइड होता है जीवाणु से, लेकिन डेंगू होता है विषाणु से, यानी कि वायरस से। उस वायरस का नाम है अरबो वायरस। हड्डी तोड़ बुखार। और डेंगू एक मच्छर से होती है, जिसका नाम है ईडिज मच्छर। ईडिज मच्छर को ही बोलते हैं टाइगर मच्छर। 3 गो मच्छर याद रखना, मादा एनोफिलीज, एडेज, क्यूलेक्स। तो मादा एनोफिलीज के कारण जानता है मलेरिया, क्यूलेक्स के कारण फाइलेरिया, ईडिज के कारण डेंगू, जिसको टाइगर मच्छर कहा जाता है। मलेरिया शब्द का प्रयोग मैकुलाच ने किया। अब मलेरिया एक प्लाज्मोडियम से होती है, यानी कि मच्छर से होती है, मादा एनोफिलीज से, यह लेबरन ने बताया। अब मलेरिया एक रोग है, तो रोस रोग, तो रोस रोनाल्ड रोस। यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है कि मलेरिया एक रोग है, किसने कहा? तो रोस रोग, तो रोस रोनाल्ड रोस। समझ रहे हैं बात को? हमारा लीवर, ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा। आंत्र जो वर्ब टाइफाइड हो गया, ये जो हो गया से टाइफाइड हो गया। तो टाइफाइड से कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है? तो आंत। कैंसर आप जानेंगे, पीलिया। पीलिया को बोलते हैं अंग्रेजी में जॉन्डिस। एक क्वेश्चन बहुत धड़ल्ले से देखे होंगे कि इससे कौन सी संबंधित होती है बीमारी, सॉरी, इस बीमारी से संबंधित शरीर का कौन सा अंग होता है? तो लीवर। मतलब क्या हुआ कि लीवर में एक वर्णक होता है बिलिरुबिन, एक होता है बिलिरुबिन। यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। यकृत को बोलते हैं अंग्रेजी में लीवर, इसी को कहा जाता है जिगर। जिगर तो न कोई कहता है तू हमारे जिगर का टुकड़ा है, तो जिगर का टुकड़ा मतलब करेजा का टुकड़ा, ना लीवर का टुकड़ा। अरे यकृत को कहा जाता है जिगर। इससे जो है 2 प्रकार का वर्णक उत्सर्जित होता है। एक होता है बिलिरुबिन, एक होता है बिलिरुबिन, एक होता है बिलिवर्डिन। एक होता है बिलिरुबिन, एक होता है बिलिवर्डिन। तो बिलिरुबिन का रंग कैसा होता है? तो पीला। बिलिवर्डिन का रंग कैसा होता है? तो हरा। और जब इस लीवर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर। अब क्वेश्चन दे देगा कि सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन है? तो लीवर। लीवर का वजन कितना होता है? तो 1.5 से 2 kg। कोलेस्ट्रॉल पूरे शरीर में कहाँ जमा होता है? तो हृदय में नहीं, लीवर में। नोट कर लेना। लीवर का अध्ययन क्या कहलाता था? हेपेटोलॉजी। लीवर जिस कोशिका से बना होता है उसको क्या कहता था? हेपेटिक कोशिका। अब जो व्यक्ति पॉइजन खा लेता है उसका जमाव कहाँ होता है? तो लीवर में। लेकिन उस पॉइजन से आगे टकराता है कौन? गेटकीपर का कौन काम करता है? तो कुफर कोशिका।
यानी कि लीवर में जो कुफर कोशिका होती है वह जहर के प्रभाव को आगे कम कर देती है। इतना तक आप जान गए। तो जब लीवर में बिलिरुबिन की मात्रा जब अधिक बढ़ जाती है, मान लिया कि बाल्टी है, तो बाल्टी में पानी भर रहे हैं चापाकल से, और जब पानी भर जाएगा तो नीचे ना गिरेगा जी। तो उसी तरह से जब बिलिरुबिन जब लीवर में जब भर जाता है तो बाहर फेंकने लगता है, तो शरीर हम लोगों का पीला हो जाता है, येलो हो जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं जॉन्डिस या पीलिया। तो न हुआ, पीलिया से क्या प्रभावित हो गया? लीवर, लीवरे से नहीं इसकी उत्पत्ति हुआ, तो इसका रंग होता है पीला जॉन्डिस में। तो एक और इससे क्वेश्चन जान जाओ, पहले ही हम बता दिए हैं। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? प से प्लाज्मा था, प से पीला। किसके कारण ही? तो बिलिरुबिन के कारण। ए बिलिरुबिन का रंग हरा होता है, तो यह किसके कारण? सॉरी, बिलिरुबिन का रंग हरा होता है, तो यह बिलिरुबिन के कारण किसका रंग हरा होता है? तो पीत का रंग। पीत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो वाइल। एक बात जान जाओ कि पीत में कोई एंजाइम नहीं होती है। अब पीत बिलिरुबिन के कारण हरा होती है। पीत का निर्माण कहाँ होती है? तो लीवर में। पीत का जमाव कहाँ होती है? तो पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। इसकी प्रकृति क्या होती है? तो क्षारीय। लगभग 7.8 इसका पीएच वैल्यू होता है। क्षारीय वाला और दिमाग में रख लो। ब्लड का पीएच वैल्यू 7.6, 7.4 ब्लड का। अब एक प्रश्न यहां पर है कि समुद्र के जल का 8.4 क्षारीय है, दिमाग में इसको लाइएगा। और लीवर का बिलिरुबिन लीवर में बढ़ने के कारण जॉन्डिस होती है। तो बिलिरुबिन का रंग कैसा होता है? तो पीला। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो पीला। किसके कारण? तो बिलिरुबिन के कारण। पीत का रंग कैसा हरा होता है? तो किसके कारण? तो बिलिरुबिन के कारण। समझ रहे हैं बात को? ये आप ऑन्कोजिन से संबंधित समझ रहे थे। तो ऑन्कोजिन का संबंध किससे है? तो कर्क रोग या कैंसर से। इसको आप आराम से 1-2 बार सुन लेना और पूरा वीडियो देखो और उसको नोट बनाओ। एकांत में बैठकर सोचना कि जितना ये बात बोले सही में कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन मिला है कि नहीं मिला है हर एग्जाम में। इसके बाद निर्णय लेना। रेलवे के लिए रात्रि में साइंस का लाइव आने जा रहे हैं, सुबह हिस्ट्री का आने जा रहे हैं, और इसके बाद 12 बजे के लगभग पॉलिटिक्स आने जा रहे हैं, और करंट का भी टॉपिक हम भेज रहे हैं इस पर। क्योंकि बीपीएससी कई बार रिजल्ट दे चुके हैं, इसलिए चिंता मत करो। साइंस और आज धर के धंगज दिए हैं, जीवन भर यही पढ़वे किए हैं, ऐसे थोड़ी ना रिजल्ट आ गया है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक बोलो क्या? राधे राधे। क्योंकि हम कुंज बिहारी वाले हैं। एक बार और बोलो ना जी, राधे राधे।